मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई है, मगर इंडिया गठबंधन या ये कहा जाए तेजस्वी और राहुल की जो मांग थी कि जिन 65 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग ने हटाया है, उस पर पारदर्शिता बरते चुनाव आयोग। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि अगले 48 घंटों में जिन 65 लाख वोटर्स को तुमने हटाया है, उसकी जानकारी आप वेबसाइट पर साझा करो। मगर क्या गोदी मीडिया ने इसकी चर्चा की? नहीं। राहुल गांधी वोट अधिकार रैली शुरू कर रहे हैं दोस्तों। यह खबर भी पूरी तरह से गोदी मीडिया से गायब है। उल्टा आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं कि बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से जारी किए गए टूल किट के अंतर्गत गोदी मीडिया जानबूझकर बंटवारे की चर्चा कर रहा था और उसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहा था, नेहरू पर फोड़ रहा था, महात्मा गांधी पर फोड़ रहा था। सही सुना आपने दोस्तों। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जो अपनी वोट अधिकार रैली शुरू करने वाले हैं, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बतलाता हूं राहुल गांधी ने इस बारे में क्या ऐलान किया आपके स्क्रीन पर। 17 अगस्त से बिहार में हूं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने, आपके मताधिकार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने, बिहार को जोड़ती हुई 16 दिन और 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार रैली, वोटर अधिकार रैली। साथ आएं, हाथ बटाएं। यह भारत के लोकतंत्र और आपके पहले संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई है। मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया इसकी चर्चा करे। गोदी मीडिया में क्या चर्चाएं हो रही थी देखिए साहब। बंटवारे को 79 ईयर्स हो गए हैं, 79 साल हो गए हैं, मगर वो जहर आपने गोदी मीडिया में देखा। सबसे शॉकिंग बात जिसका जिक्र मैं अपने एक अन्य शो में कर चुका हूं, पापा की परी ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि भाई जिस मकसद से बंटवारा हुआ था वो नहीं हुआ, क्योंकि भारत में सिर्फ 4 करोड़ मुसलमानों में से 90 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। तेवर देखिए, फोकस देखिए, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले कल तेजस्वी यादव आए सामने, उन्होंने चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे जो 3 बिंदु थे, चुनाव आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया है। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए। और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का, उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा, यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन हो या पेपर के माध्यम से, आप विज्ञापन जारी कीजिए और लोगों को बताइए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस खबर का भी जिक्र किया जो आपके स्क्रीन पर है। पंचायत में एक चुनाव होता है दोस्तों, उसे चुनौती दी जाती है, उस नतीजे को चुनौती दी जाती है। और यह चुनाव ईवीएम के जरिए हुआ था। सही सुना आपने, ईवीएम के जरिए हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश देता है और यह अपने इतिहास का पहला फैसला है कि ईवीएम के जरिए जो फैसला आया था वो पलट गया। तेजस्वी यादव इसी बात पर सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया गया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल में 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा।
एक बूथ की ईवीएम का यही हाल है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी ने बीजेपी को जिताया, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिनों के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी, तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे? ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसीलिए लोकतंत्र में ये दो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। बिहार लोकतंत्र की जन्म स्थली है। चाहे जो भी हो, हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते। आप सभी लोग सतर्क, सावधान और जागरूक रहें। और तेजस्वी यादव के इस बयान को जोड़कर देखा जाना चाहिए राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली के साथ। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे विपक्ष की हार बताने लगते हैं आपके स्क्रीन पर। अरे भाई, अभी तो जिरह चल रही है। जीत यह हुई है कि आप वो जो 65 लाख वोटर्स पर रहस्य का पर्दा डालना चाहते थे, इतने अहंकार के साथ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने जिन लोगों का नाम हटाया ये हमारा अधिकार है और इस पर हमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तो फिर जेपी नड्डा क्यों कह रहे हैं कि भाई विपक्ष हैज लॉस्ट? पढ़ के सुनाना चाहता हूं उनका बयान जो आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस हैज येट अगेन लॉस्ट द केस एंड लॉस्ट द प्लॉट। कांग्रेस मुकदमा हार गया है, मामला हार गया है और प्लॉट को उसने लूज कर दिया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा साहब से, अभी तो मंगलवार को चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना था, फिर आपको कैसे पता कि इस मामले का क्या फैसला आने वाला है? मैंने इस मंच पर पहले भी कहा था कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख वोटर्स को लेकर आप पारदर्शिता से जवाब दें, यह विपक्ष की एक मांग को स्वीकार किया गया होगा। यह विपक्ष की जीत नहीं है। मैं गोदी मीडिया नहीं हूं जिसने पहले दिन की बहस के बाद कांग्रेस, तेजस्वी, राहुल सबको हरा दिया था। याद है आपको किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे जिसका जिक्र मैंने अपने मंच पर किया था? मगर जेपी नड्डा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या यह आपके मन में संशय पैदा नहीं करता, शको शुबा नहीं पैदा करता? मैं फिर कह रहा हूं, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। मगर गोदी मीडिया क्यों पहले से ही विपक्ष की हार बता रहा है? जेपी नड्डा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस हैज लॉस्ट द केस, यानी कांग्रेस मामला हार चुका है? और जैसे मैंने बताया, इतना बड़ा फैसला मगर सिवाय संदीप चौधरी के किसी पत्रकार ने इस पर डिबेट नहीं किया। तमाम जगहों पर किस तरह के जहरीले डिबेट्स चल रहे थे आपकी स्क्रीन पर, वही हिंदू मुस्लिम और सबसे बड़ी बात बंटवारे को याद किया जा रहा था। हालांकि बंटवारे को लेकर भी कई अहम सवालों पर इन्होंने चर्चा नहीं की और वो अहम सवाल आज मैं उठाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स क्या क्या कर रहे हैं। पापा की थोड़ी सी बड़ी परी क्या कह रही है? ऐसे मोदी को हराएंगे, ऐसे योगी से निपटेंगे। फिर गुल्लू क्या कह रहा है? तो इसीलिए कांग्रेस ने कराया देश का बंटवारा। और अब आप देखेंगे दोस्तों, सिर्फ ये गुल्लू नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स इसी बंटवारे पर डिबेट कर रहे थे। आगे देखिए, विभाजन को याद करने पर विपक्ष क्यों बरसा रहा लाठी डंडा? देश को बांटने में किसका हाथ? वोटर लिस्ट पर घमासान, संविधान पर संग्राम। किसने कराया बंटवारा? सियासी अखाड़ा। और आपने देखा होगा किस तरह से पापा की परी ने एक निहायत ही आपत्तिजनक कार्यक्रम किया था और यह भी बतलाने की कोशिश की थी कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो अत्याचार हो रहा है, मगर भारत में राम राज्य है, यहां मुसलमानों के साथ कुछ बुरा नहीं होता। आगे देखा जाए, एक और छोटा सा गुल्लू, वोट चोरी पर राहुल का नया हंगामेदार प्लान तैयार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सारी हवा ही निकाल कर रख दी। अरे भाई, किसकी हवा निकल रही है और तुम कौन सी हवा को सूंघ रहे हो? मैं समझना चाहता हूं इससे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख वोटर्स जो हैं जिन्हें आपने हटा दिया, उसको लेकर आप वेबसाइट पे जानकारी दें। तो यह हवा किसकी निकल रही है? इस एंकर की हवा निकल रही है या ये कौन सी हवा सूंघ रहा है? यह भी मैं जानना चाहता हूं। आगे, मस्जिद पर तिरंगा, किस बात का पंगा? भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? अब सपा को भी योगी पसंद है, अखिलेश ने कर दी बड़ी गलती। और साथ ही चैनल ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। फिर योगी का जलवा, ट्रंप ने लिया यू टर्न, पाक से किनारा, खेल गया भारत। आप देख रहे हैं साहब, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं मगर असली सवालात नहीं पूछे जा रहे हैं।
असली सवाल क्या है कि जब राहुल गांधी ने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट पर एटम बॉम्ब फोड़ा था, खुलासा किया था, स्पष्टीकरण दिया था, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से राहुल गांधी को कहा कि आप जो है वो शपथ पत्र पर दस्तखत करें। पूरा चुनाव आयोग, पूरा गोदी मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था। और माननीय गोली मारो ठाकुर, इनका क्या ऐलान था याद है ना आपको, कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, डिंपल यादव, एम के स्टालिन, ये जो तमाम चुनाव जीते हैं फर्जी वोट्स की वजह से जीते हैं। राहुल गांधी को 6 महीने लग गए दोस्तों एक विधानसभा सीट पर आंकड़े जुटाने के लिए, मगर अनुराग ठाकुर ने यह ऐलान कर दिया कि साहब इन सीटों पर जहां ये लोग जीते हैं फर्जीवाड़ा है। पहली बात, यही बात तो विपक्ष कह रहा है, यही बात कांग्रेस कह रही है ना। और अनुराग ठाकुर जिसका दिमाग नफरत से भरा हुआ है, जिसके दिमाग ने एक अरसे से काम करना बंद कर दिया है, अरे समझदार आदमी, ये लोग जीते हैं फर्जी वोट्स के होते हुए भी। और वोट्स जोड़ना, वोट्स घटाना, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि हाथ में किसके ताकत है, सत्ता किसके हाथ में है। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। सुना जाए। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चुनाव आयोग कई कई चेहरे लगा रहा है, एक नाम चेहरे अनेक, एक चेहरा नाम अनेक, एक चेहरा एक नाम पते अनेक, वोट अनेक। 7 अगस्त को श्री राहुल गांधी ने, आप सब ने देखा, आप सब वहां थे, एक भारत की राजनीति में भूचाल उस दिन राहुल गांधी की प्रेस वार्ता से आया, जिसका असर सत्तारूढ़ दल को आज तक महसूस हो रहा है। 7 दिन 6 दिन तो ये सदमे में रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अनुराग ठाकुर जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग अभी घबराया हुआ है कि ये एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए, लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे। और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, पूरा देश आपको भी धन्यवाद दे रहा है। अचानक रुचि आ गई भारतीय जनता पार्टी की ये फेक वोटर लिस्ट में, अभी तक नहीं थी। अभी तक हम बोलते थे तो हमें तो नोटिस दे दिए जाते थे, ट्रोल कर दिया जाता था, आप लोग भी शाम को ट्रोल करते थे स्टूडियो में हमें, कोई बात नहीं। लेकिन अब अचानक बीजेपी को भी इंटरेस्ट आ गया, साहब फेक वोटर लिस्ट। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस, 79th स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो जहर गोदी मीडिया में दिख रहा है, वो जहर दरअसल सरकार की तरफ से आया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ये बैनर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है सावरकर को। दूसरी बात, नेहरू जी गायब हैं, नफरत देखिए पंडित नेहरू को लेकर।
नफरत गांधी को लेकर भी है, मन करेगा तो वो भी हटा देंगे। मगर इसमें एक और बड़ा अपमान है, सावरकर का दर्जा तिरंगे से भी ऊपर है और सावरकर का दर्जा भगत सिंह से भी ऊपर है। वो सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों को 1 दर्जन माफी की चिट्ठियां लिखी थी, वो सावरकर जिन्होंने कहा था कि हमें सुभाष चंद्र बोस की आर्मी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें अंग्रेजों की सेनाओं का साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम न्यूज चैनल्स ये जहरीले कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इनको एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करेंगे कि जिस जिन्ना को तुम गाली दे रहे हो, उस जिन्ना के साथ किस पॉलिटिकल पार्टी ने सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी? आज प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया। क्या आप जानते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ बंगाल में उन्होंने सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक पूर्वज हैं, उन्होंने सिंध में भी जिन्ना के साथ सरकार बनाई। सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश एकजुट था, मगर जिन्ना और आरएसएस, ये 2 संगठन, ये लोग बाकी देश के साथ नहीं थे। आरएसएस ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। क्या इन पापा की परियों में इन्होंने जो जहरीले कार्यक्रम किए, यह सवाल पूछने की हिम्मत थी? देश का पहला आतंकवादी कौन था? जाहिर सी बात है, वो शख्स जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। क्या इनमें वो हिम्मत थी? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो आरएसएस हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, इनके जो चंगू मंगू जो हैं हमें राष्ट्रभक्ति, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, क्या ये खुद बता सकते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देख सकते हैं? अरे भाई, ये सवालात हैं और आप इससे नहीं बच सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जोशी जी का टूल किट आ गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, और चुनाव आयोग को जो करारा तमाचा मिला है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान की चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी के वोट अधिकार रैली की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किसकी करेंगे? आपके सामने है। और क्यों करेंगे, यह आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो मांग कर रहा है कि पूरे चुनाव का डिजिटल डेटा आप हमें पेन ड्राइव में दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब तो कांग्रेस बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इस बारे में क्या कह रहे हैं पवन खेरा, इस खबर पर गौर कीजिए। वाराणसी, समाजवादी पार्टी ने अजय राय को किया सांसद घोषित, ढोल की थाप पर मनाया जश्न। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव में अजय राय समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दूसरे स्थान पर थे। और आप जानते हैं, पहले कुछ राउंड अजय राय आगे थे और फिर अचानक खेला पलटता और प्रधानमंत्री कम वोटों से, महज 1 लाख वोटों से जीत जाते हैं। आज यही सवाल कांग्रेस दोबारा पूछ रही है। सुना जाए। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं।
सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आखिर गोदी मीडिया उस डिजिटल डेटा की मांग क्यों नहीं कर रहा है? क्या गड़बड़ है बताइए ना। हमने देखा कि किस तरह से एक पंचायत चुनाव में ईवीएम के जरिए जो नतीजा सामने आया था वो पलट गया। जब दोबारा गिनती हुई, पारदर्शिता से गिनती हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत गिनती हुई, मगर तब तक 3 साल हो गए थे। तो प्रश्न यही उठ रहा है, यही सवाल एडीआर ने उठाया था जब एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा था कि जितने वोट्स डाले गए और जितने वोट्स गिने गए उनमें 5 लाख का अंतर था। 79 सीट्स पर फायदा हुआ था एनडीए को, ऐसा दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी ने किया। तो ये तमाम सवालात हैं और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही काम कर रहा है चुनाव आयोग। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने राहुल गांधी को यह कहा कि आप शपथ लो, तो जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई 6 सीटों पर यानी अखिलेश, डिंपल, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, एमके स्टालिन फर्जी वोट से जीत गए थे, तो इनके पास आंकड़ा कहां से आया? अनुराग ठाकुर को आखिर चुनाव आयोग ने फरमान क्यों नहीं जारी किया? यही उनके पक्षपात को दिखाता है। यही बताता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग, बैटिंग, फुटबॉल सब खेल रहा है। ये सवालात हैं भाई, और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।